इस वीडियो के अंतर्गत हम यहाँ पे आपको जो आपको अ, अ, डी और जे का जो आपको यहाँ पर है डीजे का उसका आपको संपादकीय 17 अगस्त 2022 का संपादकीय यहाँ पर देखिए। रोहिंग्याओं का सवाल कहीं यह भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं, ये आपको आपको हेडिंग हुआ, शीर्षक हुआ था। इसमें देखते हैं आपको रोहिंग्याओं का सवाल कहीं भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं। लेकिन केवल इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को यह निर्देश दिया है कि रोहिंग्याओं की बस्ती को डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए। आवश्यक यह है कि रोहिंग्या को वापस म्यांमार भेजने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाए। आपको आगे यहाँ देखिए कि आप देखिए निश्चित रूप से केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय निश्चित रूप से आपको केंद्रीय आवास एवं निश्चित रूप से केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से दी गई जानकारी चौंकाने वाली थी कि दिल्ली में रह रहे रोहिंग्याओं को सभी सुविधाएं युक्त फ्लैट मिलेंगे। सभी सुविधाओं से युक्त एक मिनट देखिए, आपको सभी सुविधाओं से युक्त फ्लैट मिलेंगे। ये सूचना इसलिए हैरान करने वाली थी क्योंकि अधिकतर रोहिंग्या घुसपैठ करके भारत में आए हैं और केंद्र सरकार की ओर से बार बार यह कहा जाता रहा है कि उन्हें वापस भेजा जाएगा। यह अच्छा हुआ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि रोहिंग्याओं के बारे में वैसा कोई फैसला नहीं लिया गया है जैसा कि हरदीप पुरी का ट्वीट कर रहा था। लेकिन इसकी तह तक जाने की आवश्यकता है कि यह गफलत कैसे हुई कैसे। लेकिन इसकी तह तक जाने की आवश्यकता है कि यह गफलत हुई कैसे। अब यहाँ देखिए, देखिए क्या यह सामंजस्य के अभाव के चलते हुआ जो भी हो, केवल इसे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि रोहिंग्याओं की बस्ती को डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए। आवश्यक यह है कि रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार भेजने के हर संभव प्रयत्न किए जाए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि रोहिंग्या केवल दिल्ली में ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी रह रहे हैं। इससे भी चिंता की बात यह है कि उनकी घुसपैठ का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। ऐसे कई गिरोह हैं जो उन्हें न केवल चोरी छिपे भारत ला रहे हैं बल्कि उन्हें देश के विभिन्न शहरों में बसाने का काम भी कर रहे हैं। इसी तरह कुछ गिरोह ऐसे भी है जो उन्हें आधार कार्ड आदि से लैस कर, इसी तरह कुछ ऐसे भी गिरोह है जो उन्हें आधार कार्ड आदि से लैस कर ले। ऐसे कई रोहिंग्या पकड़े भी गए हैं। ऐसे कई रोहिंग्या पकड़े भी गए जिन्होंने आधार कार्ड हासिल कर लिए थे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किसी बड़े षड्यंत्र के तहत रोहिंग्या को भारत लाने और बसाने का काम हो रहा है। बांग्लादेश तथा म्यांमार से पूर्वोत्तर भारत में घुसपैठ करने में सफल रोहिंग्या जिस तरह देश के दूसरे छोरों जम्मू और हैदराबाद तक में जाकर बस गए हैं, वह सहज सामान नहीं है। रोहिंग्या देश के कुछ ऐसे इलाकों में भी बस रहे हैं जहां आबादी का संतुलन पहले से गड़बड़ाया हुआ है। केंद्र सरकार को देखना होगा कि आखिर वे कौन लोग हैं जो रोहिंग्या को देश के विभिन्न शहरों में बसाने का काम कर रहे हैं। देखिए इसका कोई औचित्य नहीं कि एक ओर तो रोहिंग्याओं को देश की सुरक्षा के खतरा माना जाए और दूसरी ओर उनकी घुसपैठ का सिलसिला थमने ना पाए। देश में जहाँ भी घुसपैठिए कर रह रहे देश में जहाँ भी रोहिंग्या घुसपैठी रह रहे हैं वहाँ उनकी निगरानी होनी चाहिए। इसी तरह जैसे दिल्ली सरकार को उनकी बस्तियों को डिटेंशन सेंटर घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं, वैसे अन्य राज्य सरकारों को भी देने चाहिए। देखिए निशाने पर कश्मीरी हिंदू तो फिर मुश्किल होगा घाटी में आतंकवाद पर लगाम लगाना। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए यह सही है कि जो आतंकी इस तरह घटनाओं को अंजाम देते हैं उन्हें देर सवेर मार गिराया जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इससे डर के साए में रह रहे कश्मीरी हिंदू अपनी सुरक्षा की चिंता से मुक्त हो पाते हैं? अब देखिए आप इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कश्मीर में सक्रिय आतंकी गैर कश्मीरियों को भी निशाना बनाने में लगे हुए। देखिए इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कश्मीर में सक्रिय आतंकी गैर कश्मीरियों को भी निशाना बनाने में लगे हुए हैं। देखिए यह चिंता की बात है कि आतंकी एक बार फिर कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाने में आपको सफल रहे हैं। देखिए इस बार उन्होंने शोपियां के एक गाँव में सेब के बाग में काम कर रहे 2 कश्मीरी हिंदू भाइयों पर गोली बरसाई जिनमें एक की मौत तो हो गई और दूसरा अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इसके पर अप्रैल में इसी गाँव में एक कश्मीरी हिंदू को गोली मारकर घायल कर दिया गया। यह ठीक नहीं कि घाटी में रह रहे कश्मीरी हिंदू और सिखों को निशाना बनाया जाता रहे। देखिए यह ठीक नहीं कि घाटी में रह रहे कश्मीरी हिंदू और सिखों को निशाना बनाया जाता रहे। यदि इस सिलसिले को रोका नहीं गया तो कश्मीर बचे खुचे हिंदू और सिखों के भरोसा दिलाना कठिन होता जाएगा कि वे वहाँ सुरक्षित हैं।
तो फिर आपको यहाँ आगे हैं, देखिए यदि इस तरह की घटनाएं, देखिए यदि इस तरह की घटनाएं थमी नहीं तो कश्मीरी हिंदुओं को फिर से घाटी में बसाने का लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। यह सही है कि जो आतंकी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उन्हें देर सवेर मार गिराया जाता है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इसे डर के साए में रह रहे कश्मीरी हिंदू अपनी सुरक्षा की चिंता से मुक्त हो पाते हैं? इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कश्मीर में सक्रिय आतंकी गैर कश्मीरियों को भी निशाना बनाने में लगे हुए। पिछले सप्ताह ही आतंकियों ने बिहार के एक मजदूर को गोली मार दी थी, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई थी। अब यह भी खतरनाक, आपको यहाँ देखिए, यह भी कम खतरनाक नहीं कि आतंकी जिस तरह रह कश्मीर हिंदू, सिखों और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाते रहे हैं, उसी तरह पुलिस एवं सुरक्षा बलों के जवानों को भी। यह सही है कि आतंकियों के मारे जाने का सिलसिला कायम है और हर सप्ताह 2-4 आतंकी मारे जा रहे हैं, लेकिन यह मानने के अच्छे भले कारण है कि नित नए आतंकी पैदा हो रहे हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं है। सीमा पार से आतंकियों घुसपैठ भी जारी है। स्पष्ट इन दोनों मोर्चों पर काम करने की सख्त जरूरत है। देखिए, यह भी किसी से छिपा नहीं कि सीमा पार से आतंकियों घुसपैठ भी जारी है। स्पष्ट है कि इन दोनों मोर्चों पर काम करने की सख्त जरूरत है। देखिए, ना केवल उन कारणों की तह तक जाना होगा जिनके चलते कश्मीरी युवा अभी भी हथियार उठाकर आतंकी बन जा रहे हैं, बल्कि यह भी देखना होगा कि उन्हें बरगलाने और प्रशिक्षण देने का काम कौन कर रहा है। क्या वे पहले की तरह आतंकी प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान जाने में समर्थ है? इन सवालों का जवाब मिलना ही चाहिए। इसके साथ ही इसके लिए भी प्रयास करने होंगे कि सीमा पार से आतंकियों घुसपैठ पूरी तरह थमे। यदि सीमा पर यानी पाकिस्तान में आतंकियों को प्रशिक्षित करने और फिर उनकी कश्मीर में घुसपैठ कराने का काम जारी रहता है, तो फिर घाटी में आतंकवाद पर लगाम लगाना कठिन ही होगा। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो आज़ादी का अमृत राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो नागरिकों की सर्वोच्च प्राथमिकता। अब देखिए, यह एक तथ्य है कि भारत अब एक बलशाली और वैभवशाली राष्ट्र है कि विश्व समुदाय के बीच भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है और महत्ता भी। वस्तुतः इसी कारण विश्व समुदाय अब भारत के प्रति कहीं अधिक आशावान हो चुका है। देखिए, अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर हम एक ऐसे नए कालखंड में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ चुनौतियों के साथ असीम संभावनाएं हमारे भाग्य का निर्धारण करने के लिए प्रतीक्षारत है। हमें न केवल सुनिश्चित करना होगा कि इन संभावनाओं के अनुरूप ही आगे बढ़े, बल्कि यह भी अपने अधिकारों को लेकर हम जितने सजग हैं उतने ही कर्तव्य के लिए भी हो। ऐसा करके ही हम उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो अब कहीं अधिक निकट और आसान दिख रहे हैं। देखिए, यह एक तथ्य है कि भारत अब एक बलशाली और व्यवसायी राष्ट्र है। विश्व समुदाय के बीच भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी और महत्ता भी। वस्तुतः इसी कारण विश्व समुदाय अब भारत के प्रति कहीं अधिक आशावान है। यह सहज सामान्य बात नहीं है कि विश्व के प्रमुख राष्ट्र अब प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का सहयोग और समर्थन लेना आवश्यक समझने लगे हैं। इसे हमने कोविड महामारी के रूप में सदी के सबसे बड़े संकट के समय भी देखा, और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से उपजी परिस्थितियों के दौरान भी। अब देखिए, निसंदेह यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि बीते 75 वर्षों भारत अपने को विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के साथ साथ एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भी स्थापित करने में सक्षम रहा है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले 75 वर्षों हमने जो उपलब्धियां अर्जित की, उन पर गर्व करने के साथ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हम हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता एवं संस्कृति के वारिस हैं, और भविष्य के भारत का निर्माण करते समय अपने उन उदात्त मूल्यों से विरत नहीं है। और भविष्य के भारत का निर्माण करते समय अपने उन उदात्त मूल्यों से विरत नहीं हो सकते जिनके कारण हमने विश्व में अपनी एक विशिष्ट छाप छोड़ी है। अब ये सपने साकार होते दिख रहे हैं जो राष्ट्र निर्माताओं ने देखे थे, और जिनसे आज की हमारी पीढ़ी भी प्रेरित है। किसी व्यक्ति और समाज की तरह राष्ट्र के समक्ष कुछ चुनौतियां सदैव उपस्थित रहती है। इन चुनौतियों का सामना तभी आसानी से किया जा सकता है जब राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में देश की जनता भी भागीदार बनेगी और इस मूल मंत्र को आत्मसात करेगी। कोई भी राष्ट्र तभी सबल और सफल बनकर विश्व को राह दिखा सकता है जब वहाँ के लोग एकजुट होकर उन समस्याओं के निदान में सहायक बनते हैं और उनकी प्रगति में बाधक बनती रहती है। ठीक है, और जब वहाँ के लोग एकजुट होकर उन समस्याओं के निदान में सहायक बनते हैं जो उनकी प्रगति में बाधक बनती रहती है,
कोई भी देश हो, देखिए कोई भी देश हो, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती, कोई भी देश हो सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। यह बात विश्व के अन्य देशों की तरह भारत पर भी लागू होती है। ऐसे में आम जनता को अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति सक्रिय होना ही होगा। ऐसे में आम जनता को अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति सक्रिय होना ही होगा। वास्तव में सभी देखिए, वास्तव में तभी स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत सड़की अभियान सही तरह से अंजाम तक पहुँच सकते हैं। हम भारत के लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव का न केवल होना चाहिए। हम भारत के लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव न केवल होना चाहिए, बल्कि वह दिखना भी चाहिए। इस क्रम में सभी लोगों को सभी लोगों की आभास होना चाहिए कि राष्ट्र के उत्थान में हर व्यक्ति का योगदान आवश्यक होता है। फिर वह चाहे कोई श्रमिक हो अथवा उद्योगपति हो। निश्चित रूप से हम अभी भी अशिक्षा और गरीबी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन आज ये कहीं अधिक भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि हम इन समस्याओं का लेकिन देखिए निश्चित रूप से हम अभी भी अशिक्षा और गरीबी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन आज यह कहीं अधिक भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि अभी हम इन सभी समस्याओं से पीछा छुड़ाने कहीं अधिक करीब पहुँच चुके हैं। जिस तरह हमें गरीबी, अशिक्षा और अन्य समस्याओं से पार पाना है, उसी तरह भ्रष्टाचार दीमक की तरह राष्ट्र को न केवल खोखला कर रहा है, बल्कि उनके उत्थान को रोकने का भी काम कर रहा है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने की जितनी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, उतनी ही आम नागरिकों की भी है। यदि आम नागरिक यह ठान ले कि भ्रष्टाचार का समूल नाश करना है, तो ऐसा किया जाना असंभव नहीं है। जिस तरह देश के नीति नियंताओं को उन शक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा और सद्भाव को क्षति पहुंचाने के नित नए कुचक्र रचती रहती है। उसी तरह आम लोगों को भी ऐसी शक्तियों से सावधान रहना होगा। वास्तव में इन शक्तियों को आम नागरिकों की एकजुटता और सजगता ही पराजित कर सकती है। यह कठिन कार्य नहीं, बशर्ते देश का हर नागरिक यह संकल्प कर ले कि उसे राष्ट्रीय हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। देश के सभी नागरिकों में इस भाव की व्याप्ति ही आज़ादी का अमृत होगी। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के खास संकल्प अब देश की जनता भी निभाए अपने हिस्से की जिम्मेदारी। इसमें देखिए प्रधानमंत्री लोगों से भारत को विकसित देश बनाने पराधीनता का कोई अंश बचने न देने, अपनी विरासत पर गर्व करने और एकजुटता का परिचय देने के साथ नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन का संकल्प लेने को भी कहा। अब यहाँ कि पिछले कुछ समय से वंशवाद और भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से इन दोनों विषयों पर विस्तार से बात की, उनसे यह साफ हो जाता है कि इन बुराइयों से निपटने, उनके खिलाफ जनमत का निर्माण करने के संकल्प ले चुके। इसी कारण उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भाई भतीजावाद केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने यह तो स्पष्ट नहीं किया कि राजनीति से इतर कहाँ वंशवाद व्याप्त है, लेकिन सब जानते हैं कि एक लंबे अरसे से न्यायपालिका में परिवारवाद को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। देखिए वंशवाद कहीं भी हो वह लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं के खिलाफ। जैसे वंशवाद लोकतंत्र की जरूर कमजोर करने का काम कर रहा है, वैसे ही भ्रष्टाचार भी। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जिस तरह यह कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में न्यायालयों सजा पाए नेता का भी महिमा मंडन करने में शर्म संकोच नहीं किया जाता। वह हमारे समाज की कटु सच्चाई है। अदालतों की ओर से भ्रष्ट करार दिए गए नेताओं किनारे करना और उन्हें राजनीतिक रूप से निष्प्रभावी करना आम जनता का नैतिक दायित्व है। आखिर इस दायित्व को निर्वहन न करने वाले देश में भ्रष्टाचार व्याप्त रहने की शिकायत कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जिस तरह वंशवाद और भ्रष्टाचार प्रदेश की जनता को चिता है, वैसे ही उन्होंने अन्य मामलों और विशेष रूप से महिलाओं के प्रति लोगों को अपनी नजरिया बदलने के लिए प्रेरित किया। यह एक ऐसी जरूरी बात है जिसका प्राथमिकता के आधार पर पालन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम नागरिक के प्रति सम्मान दर्शाने की अपनी प्रतिबद्धता को सही साबित कर सकते हैं। यह आशा की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री की यह बात वैसे ही असर करेगी जैसे स्वच्छ भारत अभियान संबंधी उनकी अपील ने छाप छोड़ी। देखिए प्रधानमंत्री लोगों से भारत को विकसित देश बनाने, पराधीनता कोई अंश बचने न देने, अपनी विरासत पर गर्व करने और एकजुटता का परिचय देने के साथ नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन का संकल्प लेने को भी कहा। उन्होंने इन 5 संकल्पों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मूल मंत्र के तौर पर प्रस्तुत किया। वास्तव में यदि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच और अपने तौर तरीके बदलने होंगे। जब प्रधानमंत्री देश को बदलने और आगे ले जाने के संकल्प व्यक्त कर रहे हैं, तो फिर देश की जनता का भी दायित्व बनता है कि वो अपने हिस्से के संकल्प ले।